तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट है परमाणु संरचना, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज हम इस यूनिट में जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे उनमें पहला है विद्युत चुंबकीय विकिरण और इससे जुड़े हुए सिद्धांत, और दूसरा जो टॉपिक है वो है प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं विद्युत चुंबकीय विकिरण। तो देखो बच्चों, जो प्रकाश की ऊर्जा है वो त्रिविम में जब अभिगमन करती है तो इसी को बोला गया है क्या, विकिरण। समझ गए ना कि प्रकाश की ऊर्जा का त्रिविम में अभिगमन ही विकिरण कहलाता है। और इस प्रकार की विकिरण की प्रकृति और उनके अभिगमन को स्पष्ट करने के लिए अलग अलग सिद्धांत प्रतिपादित किए गए, जिनमें से दो प्रमुख सिद्धांत जो है हमें यहाँ पर डिस्कस करने हैं। तो ये समझ गए होंगे आप, ठीक है, कि प्रकाश की ऊर्जा का त्रिविम में अभिगमन जिस रूप में होता है उसी को विकिरण कहते हैं। ये विकिरण क्या है, इनकी प्रकृति क्या है, ये कैसी चलती हैं, इन्हीं सबको स्पष्ट करने के लिए दो अलग अलग सिद्धांत दिए गए हैं, जिनमें से एक है विद्युत चुंबकीय विकिरण सिद्धांत, या इसी को बोलते हैं तरंग सिद्धांत, वेव थ्योरी ऑफ लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी और वेव थ्योरी ऑफ लाइट। तो देखो बच्चों, इस सिद्धांत में ये बोला गया है कि जो विकिरण की ऊर्जा या प्रकाश की ऊर्जा है वो एक तरंग के रूप में चलती है। तरंग का मतलब होता है एक धागे की तरह सतत इस तरह से चलती है, और इस विकिरण में या इस तरंग में एक विद्युत क्षेत्र और एक चुंबकीय क्षेत्र संलग्न होता है, जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के लंबवत होते हैं, तथा जिस दिशा में विकिरण चल रही है उसके भी लंबवत होते हैं। समझ गए ना, फिर से सुने, प्रकाश की ऊर्जा तरंग के रूप में चलती है। इसी तरंग को विद्युत चुंबकीय विकिरण बोला गया है। क्यों बोला गया है? क्योंकि जब ये तरंग सतत चलती है, सतत अभिगमन का मतलब है जहां से निकल रही है स्रोत से और जहां तक पहुंच रही है वहां इनके बीच में किसी भी प्रकार की ब्रेकिंग नहीं होगी। जैसे हम एक धागे को खींचते जाएं तो धागा जब तक खींचता रहेगा जब तक बीच से टूटेगा, तो ये एक सतत अभिगमन कहलाएगा। और इस प्रकार के सतत अभिगमन में दो प्रकार के क्षेत्र संलग्न होते हैं वेव के साथ, इनमें से एक चुंबकीय क्षेत्र है और एक विद्युत क्षेत्र, इसीलिए इसको बोला गया है विद्युत चुंबकीय विकिरण। तो यही है कि विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के दोलन से उत्पन्न विकिरण की ऊर्जा को विद्युत चुंबकीय विकिरण कहते हैं। तो जब विद्युत क्षेत्र गति करता है या चुंबकीय क्षेत्र गति करता है तो इसी तरह की तरंग बनती है, इसलिए इनको बोला गया है विद्युत चुंबकीय तरंगें। ये सतत का मतलब है जहां से ये निकल रही हैं, जिस स्रोत से और जहां तक पहुंच रही हैं, ठीक है, वहां तक किसी भी प्रकार की ब्रेकिंग नहीं होती। तो ऐसे विकिरण को बोला गया है विद्युत चुंबकीय विकिरण। ये दोनों क्षेत्र एक दूसरे के भी लंबवत है, मींस इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, और ये जिस दिशा में अभिगमन कर रहे हैं वहां पर भी ये 90 डिग्री का, ठीक है। फिर हम आते हैं कि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब है विद्युत चुंबकीय विकिरण के लक्षण क्या। तो पहला तो ये है कि इनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, मीन्स ये निर्वात में भी अभिगमन करती है। यही कारण है कि जो प्रकाश है वो अंतरिक्ष से किसी भी तारे से हमारे पृथ्वी तक पहुंच जाता है, क्योंकि ये सतत वहां से लाइट निकलती रहती है और इस तरह से हम तक पहुंचती है, और जब तक किसी माध्यम से नहीं टकराएगी तब तक ये किसी भी प्रकार से ब्रेक नहीं होगी। तो ये निर्वात में भी चल सकती है, इन्हें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, जबकि आपने देखा होगा ध्वनि तरंगों को माध्यम की आवश्यकता होती है। दूसरा है कि इन विकिरण में तरंग के सभी लक्षण होते हैं। अब चूंकि इसमें तरंग धारणा दी गई है तो इस प्रकार की जो विकिरण है इनमें सभी प्रकार के तरंग के गुण होंगे, जैसे तरंग आयाम होगा, तरंग दैर्घ्य होगा, ठीक है, इसके अलावा तरंग संख्या होगी, तरंग आवृत्ति होगी, ये सारे गुण होंगे, हम इनको अलग से डिफाइन करेंगे, ठीक है। और ये जो अलग अलग विकिरण होती हैं वो इन्हीं गुणों के आधार पर ही अलग अलग होती है। समझ रहे बच्चों कि इन गुणों के आधार पर ही ये अलग अलग होती हैं कि
आईआर अलग है या माइक्रोवेव अलग है या रेडियो वेव से, इस तरह से आपने देखा होगा कि जितना भी प्रकाश है उसको उनके विभिन्न तरंग दैर्घ्यों के क्षेत्रों या तरंग संख्या या आवृत्ति के आधार पर डिफरेंट भाग में बांटा गया है और उससे एक जो व्यवस्थित रूप बनता है उसी को हम आगे पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। तो सभी तरंगें इन्हीं गुणों के आधार पर अलग अलग हो सकती हैं। फिर आता है कि विकिरण निर्वात में समान वेग से चलती है। अब ये मैं बता दूं कि इनकी तरंग संख्या कुछ भी हो, आवृत्ति कुछ भी हो, तरंग दैर्घ्य कुछ भी हो, इनका वेग एक समान होता है और ये वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। मतलब है हर एक विकिरण अलग अलग वेग से नहीं चलती, भले उनकी तरंग आवृत्ति, तरंग संख्या, तरंग दैर्घ्य कुछ भी हो, उनका वेग समान होता है। और इसके अलावा ये एक सरल रेखा में अभिगमन करते हैं। मतलब अगर इनके मार्ग में कोई वस्तु रख दी जाए तो उसकी छाया बन जाएगी, लेकिन इनमें कोई यांत्रिक प्रभाव नहीं होता क्योंकि ये कणों से नहीं बनी। मतलब लाइट के मार्ग में हम कोई पंखी रख दें छोटा सा तो वो घूमेगी नहीं, क्योंकि इनमें कोई मटेरियल पार्टिकल नहीं होता, ये एक तरंग की तरह चलता है। ओके, तो यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम आ जाते हैं तरंगों के लक्षण जो आपने अभी देखे। ठीक है, तरंग के लक्षण, तरंग के लक्षण। तो देखो इनमें तरंग के लक्षण में पहला है तरंग दैर्घ्य, लैम्डा, वेव लेंथ। तो लैम्डा होता क्या है? तरंग के दो निकटवर्ती सुरंगों या गर्तों के बीच की दूरी। देखो तरंग इस तरह से बन रही है, तो ये जो शिखर टाइप के दिख रहे हैं, ठीक है बच्चों, तो इन्हीं को क्या बोला जाता है? सुरंग। और इस तरह से ये नीचे की तरफ जो बन रहा है ये है गर्त। तो दो निकटवर्ती सुरंग ले लिए जाएं या दो निकटवर्ती गर्त, या यहां से चला जाए और यहां तक, समझ गए ना? मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक चला जाए तो ये भी एक क्या है बच्चों? तरंग दैर्घ्य। मतलब एक कंप्लीट तरंग अपने फेस से, अपनी अवस्था से नीचे जाए और फिर उसी अवस्था में आ जाए, तो ये पूरा चक्र जो है यही है तरंग दैर्घ्य। इस लंबाई में मान लिया जाता है तो इसकी जो इकाइयां हैं, एक तो होती है नैनोमीटर, 10⁻⁷ सेंटीमीटर से 10⁹ मीटर की होती है एक नैनोमीटर। एंगस्ट्रॉम 10⁻⁸ सेंटीमीटर या 10⁻10 मीटर में होता है। पिकोमीटर में जाए तो 10⁻10 सेंटीमीटर या 12 मीटर। एक नैनोमीटर 10 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है या एक एंगस्ट्रॉम 100 पिकोमीटर के बराबर होता है। यहाँ तक बात क्लियर है। तो ये तरंग दैर्घ्य जो बहुत ही छोटी होती है। फिर आती है तरंग आवृत्ति। तो देखो बच्चों, तरंग आवृत्ति का मतलब है कि एक सेकंड में कुल कितने तरंग दैर्घ्य बन रहे है ना, या किसी एक बिंदु से एक सेकंड में गुजरने वाली तरंगों की संख्या को ही क्या बोला गया है बच्चों? तरंग संख्या। मतलब एक तरंग अगर आप देखें तो ये है, ठीक इसी तरह से एक तरंग ऐसी है, तो एक सेकंड में ऐसे कितने तरंग बन रहे हैं या कितने तरंग दैर्घ्य बन रहे हैं, ठीक है, तो वो है तरंग आवृत्ति। ये तरंग संख्या के समानुपाती है। अभी हम तरंग संख्या अलग से लेंगे। तो एक सेकंड में कुल दोलनों की संख्या को बोला गया है आवृत्ति। आवृत्ति तरंग संख्या के समानुपाती है और इस समानुपाती चिन्ह को हटा दें तो बन जाएगा, एक नया कांस्टेंट आता है c। तो न्यू अपॉन वी बार इक्वल टू सी, प्रकाश का वेग। ये एक स्थिरांक राशि है। क्यों? क्योंकि किसी भी प्रकाश की अगर तरंग संख्या बढ़ेगी तो आवृत्ति बढ़ जाएगी, आवृत्ति बढ़ेगी तो तरंग संख्या बढ़ेगी, क्योंकि एक दूसरे के समानुपाती, इसलिए इनका रेशियो कांस्टेंट रहेगा। और इसी रेशियो को बोला गया है प्रकाश का वेग, जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। तो इस तरह से ये है आवृत्ति। और आवृत्ति की इकाई अगर हम देखें तो न्यू इक्वल टू सी × वी बार। सी है मीटर पर सेकंड में, वी बार होता है मीटर इनवर्स में, इसलिए इसकी यूनिट होगी सेकंड इनवर्स या हर्ट्ज या सीपीएस। एक मेगा हर्ट्ज होता है 10⁶ हर्ट्ज के बराबर। एक किलो हर्ट्ज जो होता है 10⁻³ हर्ट्ज के बराबर। तो ये है कुल मिला के तरंग आवृत्ति के बारे में। अब हम आ जाते हैं तरंग संख्या। देखो नाम से ही पता चल रहा है तरंग संख्या, मतलब 1 मीटर लंबाई में निर्मित कुल तरंग दैर्घ्यों की संख्या। मतलब हम ये कहें कि ये एक लेंथ है इतनी,
है ना। तो यहाँ पर इस तरह से कितने वेवलेंथ बन रहे हैं, जैसे एक यहाँ से यहाँ तक बन गया, फिर एक यहाँ से यहाँ तक बन गया। तो इस तरह के, या एक ऐसे ले लें अकेला, तो ये एक तरंग कहलाएगी। क्या कहलाएगी बच्चों? ये एक तरंग। तो 1 मीटर में कुल कितने ऐसे तरंग बन रहे हैं, समझ गए? तो इसी को बोला जाता है क्या? तरंग संख्या। तरंग संख्या तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रम के बराबर होता है। ये ध्यान रखना है कि जो तरंग संख्या है वो तरंग, ठीक है, दैर्घ्य के व्युत्क्रम के क्या होता है बच्चों? बराबर। तो इस तरह से तरंग संख्या बराबर है 1/λ तरंग दैर्घ्य। और ये है यहाँ पर ऐसे, ठीक है। अब और आगे बढ़े तो यहाँ पर हमें वी बार की वैल्यू हो जाएगी वी बार इक्वल टू 1/λ। ये है, यहाँ पर अब हम आ जाते हैं। तो इस तरह से तरंग संख्या तक बात समझ में आ गई ना। 1 मीटर लंबाई में निर्मित कुल तरंग दैर्घ्यों की संख्या को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों? तरंग संख्या। तरंग संख्या तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रम के बराबर होता है। तो इस तरह से जो है ये है तरंग संख्या का रिलेशन कि v बार इक्वल टू 1/λ। तो हम इसी से कैलकुलेट करेंगे न्यूमेरिकल्स जो है तरंग संख्या निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक बात क्लियर है अच्छी तरह से। अब हम इसकी यूनिट की बात करें कि इकाई क्या होगी इसकी। तो देखो इकाई v बार इक्वल टू 1/λ मीन्स v बार इक्वल टू 1 तरंग दैर्घ्य, और ये किसमें होता है? मीटर, इसलिए v बार इक्वल टू आ जाएगा मीटर इनवर्स। मीन्स इसकी जो यूनिट है वो है v बार। तो यहाँ तक बात क्लियर है। तो इसकी यूनिट होगी मीटर इनवर्स। तरंग दैर्घ्य की यूनिट समझ गया, मीटर इनवर्स। ये है तरंग संख्या। अभी हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। फिर होता है तरंग वेग। तो देखो तरंग वेग का मतलब होता है तरंग द्वारा 1 सेकेंड में तय की गई दूरी को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों? तरंग वेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तरंग वेग। मतलब 1 सेकेंड में तरंग ने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली उसे हम बोलते हैं क्या? तरंग वेग। और आपको पता होगा कि प्रकाश का जो वेग है 1 सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लगभग 3 लाख किलोमीटर दूरी तय कर लेता है प्रकाश 1 सेकेंड। कितनी फास्ट चलती है। ओके, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि न्यू इंटू लैम्डा का जो रेशियो है, सर ये प्रोडक्ट जो है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और इसीलिए जो है ये एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। अब चाहे कोई भी तरंग ले ली जाए, हर एक तरंग के लिए ये प्रोडक्ट जो है कांस्टेंट रहेगा। मींस हर एक तरंग का वेग एक ही समान होगा, अलग अलग नहीं होगा। चाहे वो माइक्रोवेव हो, चाहे कॉस्मिक रेज हो, अल्ट्रावायलेट हो या। फिर आते हैं तरंग आयाम। तो देखो बच्चों तरंग आयाम का मतलब है कि ये जो तरंग बनते हैं उनके संग की ऊंचाई या गर्त की गहराई को बोलते हैं तरंग आयाम, ठीक है। तो तरंग आयाम को इसकी इकाई बता दूं। तरंग आयाम की जो इकाई होती है वो होती है मीटर में या सेंटीमीटर। ऐसा यूनिट लोगे तो मीटर में लेना। और प्रकाश का वेग तो वही है, प्रकाश तरंग का जो वेग है, ठीक है, तो वेग की इकाई तो वही आ जाएगी मीटर पर सेकेंड में। तो ये है तरंग आयाम। एक बार बता दूं कि जो तरंग की चमक या तीव्रता है वो आयाम पे निर्भर करती है। तरंग की तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। मींस जितने बड़े बड़े आयाम बनेंगे तरंग उतनी ही चमकदार होगी, उतनी ही तीव्र होगी। उच्च आयाम की तरंग के रंग अत्यधिक चमकीले होते हैं। ये भी सुन लें कि जितना ज्यादा आयाम होगा चमक उतनी ही ज्यादा होगी, लाइट में उतनी ही ज्यादा वो लाइट चमकदार होगी, उनके रंग उतने ही ज्यादा खिलेंगे। तो इस तरह से चमक को अगर बढ़ाना है तो हम आयाम बढ़ा दें तरंग। यहाँ तक बात क्लियर है। तो ये तो थे तरंग के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब एक बता दूं कि EMR मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा का सतत अभिगमन होता है। तो तरंग की जो ऊर्जा है, समझिए ना, मतलब प्रकाश की जो ऊर्जा है वो आयाम के समानुपाती बताई गई है। मतलब तीव्रता या चमक, ठीक है, हम ये कहें चमक,
या तीव्रता या आयाम। तो ये EMR सिद्धांत था जब उस समय दिया गया था कि अगर ऊर्जा सतत निकलेगी तो तरंग की ऊर्जा तीव्रता के, चमक के या आयाम के समानुपाती होगी, क्योंकि तेजी से निकलेगी तो आयाम बड़े बड़े बनेंगे और ऊर्जा ज्यादा होगी। ठीक है। ऊर्जा स्रोत का ताप परिवर्तन अगर किया जाए इस नियम के अनुसार कि अगर हम ऊर्जा स्रोत के, ठीक है, में ताप में परिवर्तन करें तो प्रकाश के रंग में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आयाम समान तो ऊर्जा समान। तो ऊर्जा अगर आप लगातार देते रहोगे तो प्रकाश लगातार सतत निकलता रहेगा, सतत निकलता रहेगा, तो उससे ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं आनी चाहिए, रंग में परिवर्तन नहीं आनी चाहिए, मतलब उत्सर्जित फोटोनों की संख्या बढ़नी चाहिए, ना कि ऊर्जा। ठीक है। तो ये सिद्धांत के अनुसार ताप में परिवर्तन करने से ऊर्जा में परिवर्तन नहीं आनी चाहिए अगर वो सतत अभिगमन करता है, ये नियम कहता है। लेकिन अभी आप देखोगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन कि जैसे जैसे हम सिस्टम का तापमान बढ़ाएंगे, निकलने वाली ऊर्जा या तरंग की ऊर्जा लगातार बढ़ती जाएगी, उसके कलर डार्क होते जाएंगे, जबकि तरंग सिद्धांत ये कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए ये सिद्धांत सही ढंग से देखा जाए तो प्रकाश के गुणों की संपूर्ण व्याख्या नहीं कर पाया। समझिए ना, अगर आप यहाँ आ जाएं तो प्रकाश के तरंग सिद्धांत से इन गुणों की व्याख्या होती है। प्रकाश का परावर्तन है, अपवर्तन है, विवर्तन है, व्यतिकरण है, ठीक है, ध्रुवण है। तो इनका जो है स्पष्टीकरण तरंग सिद्धांत से किया जा सकता है। इसके बारे में आप डिटेल फिजिक्स में पढ़ोगे। प्रकाश का परावर्तन तरंग गुण के कारण, अपवर्तन है, विवर्तन है, तरंगों का, दो तरंगों का मिलकर एक हो जाना, व्यतिकरण है। अगर प्रकाश में कणिका गुण होता, द्रव्य गुण होता तो कभी भी व्यतिकरण नहीं हो सकता। ठीक है। फिर आते हैं कि प्रकाश के निम्न गुणों को तरंग गुणों से स्पष्ट नहीं कर सकते। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, हीट कैपेसिटी वेरिएशन विद टेम्परेचर, मतलब कृष्ण पिंड विकिरण, प्रकाश विद्युत प्रभाव, परमाणु स्पेक्ट्रम, ताप के साथ ठोस की ऊष्माधारिता में परिवर्तन। तो इन गुणों को प्रकाश के तरंग सिद्धांत से नहीं बताया जा सकता। तो इन गुणों को बताने के लिए फिर प्लांक ने अपना क्वांटम सिद्धांत दिया है, जिसमें प्रकाश ऊर्जा का असतत अभिगमन कणों के रूप में बताया गया है, जबकि तरंग धारणा प्रकाश के तरंग गुण की व्याख्या करती है, सतत अभिगमन की व्याख्या करती है। पहले हम इसको स्पष्ट कर लेते हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है, कृष्ण पिंड विकिरण, मतलब एक ऐसा पिंड या एक ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट या ऐसी कोई भी वस्तु जो सभी प्रकार की आवृत्ति वाली विकिरण का उत्सर्जन और अवशोषण दोनों कर सकता है, कृष्ण पिंड कहलाता है, ब्लैक बॉडी कहलाता है। मतलब ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट, ऐसी कोई भी वस्तु जिससे सभी प्रकार की आवृत्ति वाली विकिरण का उत्सर्जन हो सकता है या उसके द्वारा अवशोषण किया जा सकता है, उसे कृष्ण पिंड कहते हैं। जैसे सूरज को हम एक ब्लैक बॉडी कह सकते हैं, या फिर एक जैसे ब्लैक होल कहते हैं जिसको हम, उसको भी एक ब्लैक बॉडी बोल सकते हैं। और उससे निकलने वाली जो विकिरण है, प्लांक के ब्लैक बॉडी रेडिएशन का सिद्धांत यह था, 10 प्रकार के पिंड को गर्म करने पर बृहद सीमा वाली तरंग दैर्घ्य की विकिरण का उत्सर्जन करता है। को गर्म करने पर बृहद मतलब ऐसा पिंड, इस प्रकार का पिंड, ठीक है, कि इस प्रकार का जो पिंड होगा वो सभी प्रकार की विकिरण का उत्सर्जन कर सकता है। इसी विकिरण को बोला गया है इन, ठीक है, विकिरणों को बोला गया है को ब्लैक बॉडी रेडिएशन। समझिए बच्चों कि इस तरह की ब्लैक बॉडी से अगर सभी प्रकार की विकिरण निकल सकती है तरंग दैर्घ्य के अनुसार, तो हम इन्हें बोलेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन के सिद्धांत को प्लांक ने प्रस्तावित किया था। आप देखो इस तरह से समझें कि जैसे हल पिंड है, ये है हमारे पास क्या, पिंड। अगर हम पिंड को गर्म करें तो हल्का लाल रंग आता है। कोई भी वस्तु, आप रॉड को सोचो, लोहे का एक पिंड हो,
ठीक है, कि एक लोहे का पिंड हो, आप उसे गर्म करें तो पहले वो हल्का सा लाल होगा, फिर और गर्म करोगे तो फिर लाल होगा, फिर और गर्म करोगे तो नारंगी सा दिखने लगेगा, फिर और गर्म करोगे तो पीला दिखेगा, और गर्म करोगे हरा, फिर सफेद दिखेगा, फिर और गर्म करते जाए तो नीला, जामुनी और बैंगनी तक बदल जाएगा। तो अगर तरंग धारणा होती प्रकाश का या ऊर्जा, जो विकिरण ऊर्जा है, अगर वो सतत निकलती तो इस तरह से पिंड को गर्म करने से रंग में परिवर्तन नहीं आता। क्यों? क्योंकि अगर प्रकाश सतत निकलता है, ठीक है, ठीक है, कि अगर प्रकाश सतत निकलता है तो ऊर्जा फ्रैक्शन में नहीं निकलेगी, सतत सीधा सीधा निकलती जाएगी, तो रंग में क्यों परिवर्तन होंगे। लेकिन अगर प्रकाश की ऊर्जा एक एक फ्रैक्शन में निकलती है, टुकड़ों में निकलेगी, तभी ये इस तरह का परिवर्तन देखने मिलेगा। मींस प्रकाश की ऊर्जा या विकिरण की ऊर्जा सतत नहीं निकलती। अगर ये सतत निकलती तो लगातार एक ही रंग की विकिरण ऊर्जा के रूप में निकलती रहती, लेकिन यहाँ पर प्रकाश की जो ऊर्जा है, विकिरण की ऊर्जा है, वो फ्रैक्शन में, खंडों में निकल रही है, और इन खंडों के रंग अलग अलग आ रहे हैं, अलग अलग ताप पर। इसका मतलब है कि विकिरण ऊर्जा सतत अभिगमन नहीं करती, बल्कि छोटे छोटे टुकड़ों में अभिगमन करती है, और इन टुकड़ों को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों? क्वांटम। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस तरह से याद रखें, विच योर, मतलब इस कलर, इस तरह परिवर्तन होते हैं, बैंगनी, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं। और प्रकाश का रंग या उसकी तीव्रता जो होती है वो ताप के समानुपाती दिख रही है, और तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती। आप देख रहे हैं कि जितना ज्यादा ताप बढ़ाते जा रहे हैं, प्रकाश का रंग उतना ही तीव्र होता जा रहा है, उतना ही गहरा होता जा रहा है, और तरंग दैर्ध्य जैसे जैसे प्रकाश की तीव्रता बढ़ती जा रही है, रंग गहरा होता जा रहा है, तरंग दैर्ध्य छोटी होती जा रही है। लाल जो रंग का प्रकाश होता है वो सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य रखता है, और बैंगनी सबसे छोटी। तो ये ध्यान रखना है कि प्रकाश का रंग या जो तीव्रता है वो ताप के तो समानुपाती होती है, तरंग दैर्ध्य के विपरीत। आप किसी वस्तु को जितना ज्यादा गर्म करोगे उतना ही गहरा कलर आना शुरू होगा। तो यहाँ पर हम, हाँ जी, हाँ ठीक है, ठीक है। तो देखो बच्चों, इसमें अभी अपन देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर एक ग्राफ लिया गया तीव्रता और तरंग दैर्ध्य का, तो ये देखा गया कि तरंग दैर्ध्य अगर बढ़ती है तो भी तीव्रता बढ़ रही है, लेकिन एक लिमिट तक, और इसके बाद तरंग दैर्ध्य जैसे जैसे बढ़ेगी फिर नीचे इस तरह से तीव्रता घट रही है। तो इसका मतलब ये है कि जो प्रकाश की ऊर्जा है वो ताप का फलन है, ताप में परिवर्तन होने से तीव्रता में परिवर्तन आ रहे हैं। मींस प्रकाश का सतत अभिगमन नहीं हो रहा है, असतत अभिगमन होता है। तो इसका यही आपने यहाँ पे भी देखा कि जैसे जैसे ताप बढ़ा रहे हैं तीव्रता बढ़ रही है, और तरंग दैर्ध्य जो है इस तरह से आप देख रहे हैं कि अगर हम नीचे निम्न तरंग दैर्ध्य की तरफ चलें तो भी तीव्रता बढ़ रही है, तापमान में वृद्धि करें तो भी तीव्रता बढ़ रही है। तो ये एक असतत अभिगमन को व्यक्त करता है। फिर आगे आते हैं, अब देखो, तो ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन था इसका स्पष्टीकरण तरंग दैर्ध्य से, तरंग सिद्धांत से नहीं किया जा सकता। तब प्लांक ने एक क्वांटम सिद्धांत दिया है, ठीक है। इसमें इसने ये कहा है कि इसके अनुसार किसी भी विकिरण स्रोत से ऊर्जा का उत्सर्जन सतत ना होकर असतत रूप से छोटे छोटे ऊर्जा पैकेट के रूप में होता है, जिन्हें क्वांटम कहते हैं। बात समझ गए ना? प्लांक ने अपना क्वांटम सिद्धांत दिया जिसके अनुसार ये बोला गया कि प्रकाश लगातार सतत नहीं चलता, प्रकाश की ऊर्जा या विकिरण की ऊर्जा लगातार सतत नहीं चलती, बल्कि विकिरण स्रोत से ऊर्जा का उत्सर्जन सतत ना होकर असतत रूप से छोटे छोटे ऊर्जा पैकेट्स के रूप में होता है, जिन्हें बोलते हैं क्वांटम। और प्रकाश क्वांटम को बोला गया है फोटोन।
और यही रीजन है कि अलग अलग ताप पर अलग अलग फ्रैक्शन में फोटॉन्स निकलते हैं, और यही कारण है कि उनके रंग भी हमें अलग अलग दिखाई देते हैं। और फोटोन की जो ऊर्जा होगी वो फोटोन की आवृत्ति के समानुपाती होगी, मतलब जितनी तेजी से फोटोन प्रति सेकंड में निकलेंगे उतनी ही ज्यादा ऊर्जा होगी। और इस तरह से ये रिलेशन बना E इक्वल टू एच न्यू, जहां H है प्लांक कांस्टेंट और न्यू है आवृत्ति, मींस E इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। ये एक फोटोन की ऊर्जा को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, जहां c प्रकाश का वेग है, लैम्डा है प्रकाश का तरंग दैर्ध्य या विकिरण का तरंग दैर्ध्य। फिर से समझें कि इसके अनुसार प्रकाश या विकिरण की ऊर्जा छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में असतत रूप से चलती है, इन्हें क्वांटम बोलते हैं। क्वांटम एक सेकंड में जितने तेजी से निकलेंगे, जितने ज्यादा निकलेंगे उतनी ही ज्यादा ऊर्जा वाले होंगे। इस तरह से प्रकाश, छोटे छोटे प्रकाश ऊर्जा एक फ्रैक्शन के टुकड़ों के रूप में बाहर बिखरती है, और हर एक टुकड़े की ऊर्जा अलग अलग होने के कारण जो है उसे लिए रंग भी अलग अलग दिखाई देते हैं। और आप तापमान लगातार तेजी से बढ़ाओगे तो प्रति सेकंड में नंबर ऑफ फोटॉन्स तेजी से निकलेंगे, और इसीलिए फोटोन की ऊर्जा भी ज्यादा होगी। जितनी तेजी से फोटोन, जितना वेग से निकलेगा उतनी ज्यादा ऊर्जा रखता है। तो ये है एक फोटोन की ऊर्जा को निकालने का फॉर्मूला एच सी अपॉन लैम्डा। और तरंग की, संपूर्ण तरंग की ऊर्जा निकालनी है तो ये हो जाएगा एन एच सी अपॉन लैम्डा, जहां एन है फोटोन की संख्या, मीन्स एक संपूर्ण तरंग दैर्ध्य या पूरी एक तरंग की जो ऊर्जा होती है उसमें उपस्थित सभी फोटोनों की ऊर्जा के योग के बराबर आएगी। मीन्स अगर हमें एक फोटोन की ऊर्जा पता है तो हम उसमें कुल कितने फोटोन्स हैं एक ही प्रकार की, हम इसे बोल सकते हैं कि ये विकिरण कैसी होनी चाहिए, एक वर्णी, एक वर्णी, एक रंग, एक रंग, ठीक है। तो एक रंग की विकिरण की संपूर्ण ऊर्जा को निकालने का ये फॉर्मूला है एन एच सी अपॉन लैम्डा, जहां एन है फोटोन की संख्या, एच है प्लांक कांस्टेंट। तो यहां तक बात क्लियर है। तो ये दो फॉर्मूले अच्छे से याद रखना है। अगर हमें एक फोटोन की ऊर्जा जूल में निकालनी है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, एच सी अपॉन लैम्डा एंगस्ट्रॉम में। तो मैंने लिख दिया इस पूरे का, मतलब एच सी अपॉन लैम्डा एंगस्ट्रॉम में, तो ये वैल्यू होगी 1.987 इंटू 10 टू द पावर 15, और लैम्डा डायरेक्ट आप कितना रख दो एंगस्ट्रॉम में, तो ये जूल पर फोटोन में निकल आएगी। मैंने यहाँ पर एच की वैल्यू, सी की वैल्यू चूंकि कांस्टेंट है वो रखी है, और लैम्डा एंगस्ट्रॉम में था उसे मीटर में चेंज करके जब सब रखा है तो ये वैल्यू आ गई 1.987 इंटू 10 टू द पावर -15। यहाँ लैम्डा डायरेक्ट जो एंगस्ट्रॉम में वैल्यू दी है वो रख दो, तो ये जूल पर फोटोन में आ जाएगी इस तरह से, ठीक है। मीन्स अगर हम यहाँ एक एग्जांपल से समझते हैं, लैम्डा है 1000 एंगस्ट्रॉम, तो एनर्जी क्या होगी, तो आप रखेंगे 1.987 इंटू 10 टू द पावर -15 अपॉन 10 टू द पावर 3, तो ये आ गई 1.987 इंटू 10 टू द पावर -18 जूल पर फोटोन। तो यहाँ तक बात क्लियर, अच्छी तरह समझ में आ गई ना, कि डायरेक्ट ये फॉर्मूला रट डालो आप। एच सी अपॉन लैम्डा में आपको लैम्डा एंगस्ट्रॉम में डायरेक्ट है, किसी भी यूनिट में दे रखा हो आप पहले उसे एंगस्ट्रॉम में बदल लो। मान लो मैंने दे दिया आपको लैम्डा दे दिया यहाँ पर, ठीक है, लैम्डा है 400 nm, तो आपको क्या करना है, इसको आपको 40 एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा ये, ठीक है। 1 nm में कितना होता है बच्चों, 10 एंगस्ट्रॉम। तो तो इसको हम जब एंगस्ट्रॉम में लाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, लैम्डा हो जाएगा 4000 एंगस्ट्रॉम। फिर ये वैल्यू आप पुट अप करके अगला जो है एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरह। तो यहाँ तक बात क्लियर है। तो एनएम को नैनोमीटर, पिकोमीटर, एंगस्ट्रॉम, अगर डायरेक्ट एंगस्ट्रॉम में दे रखा है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, डायरेक्ट एंगस्ट्रॉम में रख दो। लेकिन अगर कोई नैनोमीटर में दे रखा है तो पहले एंगस्ट्रॉम में बदलो, फिर एनर्जी कैलकुलेट करो। और नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने हैं तो ई जूल में ले लें, इंटू लैम्डा एंगस्ट्रॉम में ले लें, अपॉन में यहाँ 1.987 इंटू 10 टू द पावर -15 फोटॉन्स इससे आप निकाल सकते हैं, ठीक है, कि उसमें कितने फोटॉन्स होंगे, इतनी जूल एनर्जी लैम्डा एंगस्ट्रॉम में है, तो हम इससे फोटॉन्स भी निकाल सकते हैं। तो वैसे भी ये एक फोटॉन की एनर्जी होगी। 1 मोल फोटॉन की निकालनी है
तो आप इससे 1 मोल फोटोन की भी निकाल सकते हैं। मतलब 1 फोटोन की एनर्जी हमें पता है, तो बस हम क्या करें, उसमें 1 मोल से मल्टीप्लाई कर दें, तो आप 1 मोल फोटोन की एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं इससे। ठीक है, कि 1 मोल फोटोन की ऊर्जा अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो आप ये फॉर्मूला लगा दो, इससे आप निकाल सकते हैं 1 मोल फोटोन की ऊर्जा क्या होगी। कौन सा फॉर्मूला याद रखना, ये मैंने 1 मोल को मल्टीप्लाई कर दिया, 1 फोटोन की ऊर्जा को आप 1 मोल से मल्टीप्लाई कर दें अवोगाद्रो नंबर से, तो ये 1.197 into 10 to the power 9 upon एंगस्ट्रॉम जूल पर मोल। और कैलोरी में निकालना है तो 2.86 into 10 to the power 8 upon लैम्डा एंगस्ट्रॉम कैलोरी पर मोल। 1 वाट 1 जूल पर सेकंड होता है, 100 वाट मीन 100 जूल पर सेकंड। ठीक है, तो एनर्जी से भी कई बार क्वेश्चन में आपको एनर्जी डायरेक्ट नहीं दे रखी होती है, बल्कि एक वाट के फॉर्म में दे रखी होती है। तो आप पहले वाट से एनर्जी जूल में कन्वर्ट कर लो, फिर आगे की कैलकुलेशन करना। फिर से ध्यान से देखें, अगर आपको 1 फोटोन की एनर्जी जूल में निकालनी है तो ये फॉर्मूला या रट लो आप, 1.987 into 10 to the power -15 upon लैम्डा एंगस्ट्रॉम। ठीक है, नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने हैं तो E इंटू लैम्डा अपॉन ये वाला फॉर्मूला लगा दो, लैम्डा एंगस्ट्रॉम में लेके एनर्जी को जूल में फोटॉन्स निकाल सकते हैं। 1 मोल फोटोन की एनर्जी निकालनी है तो ये फॉर्मूला याद कर लो, 1.197 इंटू 10 to the power 9 अपॉन लैम्डा जूल पर मोल या कैलोरी में ये फॉर्मूला। अब जैसे यही क्वेश्चन है, 100 वाट के बल्ब से 400 nm की तरंग दैर्घ्य उत्सर्जित होती है तो 1 घंटे में उत्सर्जित फोटोन क्या होंगे, तो n इक्वल टू ई इंटू लैम्डा अपॉन ये फोटोन है ना। 100 वाट का मतलब है 100 जूल पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 100 जूल एनर्जी रिलीज हो रही है। तो 1 घंटे में ये क्या हो गया बच्चों, इसकी वैल्यू जो लिखी है ये हो जाएगा 1 घंटे। तो 1 घंटे में इतनी एनर्जी रिलीज होगी, 36 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल ये। ठीक है, तो इस तरह से अब आपको लैम्डा भी पता है एनएम में, आप उसे एंगस्ट्रॉम में ले लें और फिर आप इस फॉर्मूले में रख दें तो आप देख रहे हैं कि ये आ गया 7.25 इंटू 10 टू द पावर 23 फोटॉन्स। तो ये निकला है फोटॉन। तो समझ गए ना कि डायरेक्ट आप जो भी एनर्जी है पहले आप जूल में ले लें और जो भी वेवलेंथ है उसे एंगस्ट्रॉम में ले लें और फिर इस फॉर्मूले का यूज कर दें। यहाँ पर यही मैंने लिखा है कि अगर आपको फोटॉन्स निकालना है तो ई को जूल में, लैम्डा को एंगस्ट्रॉम में लेके इस तरह निकालना। ओके, एक और क्वेश्चन लास्ट है कि आयोडीन इतनी लैम्डा एब्जॉर्ब करके और आयोडीन एटम में चेंज हो रहा है तो 1 मोल आयोडीन के विघटन की ऊर्जा क्या होगी। तो पहले आप 1 मोल फोटोन की एनर्जी निकालें। 1 फोटोन से 1 मॉलिक्यूल डिसोसिएटेड हो रहा है तो 1 मोल आयोडीन द्वारा एब्जॉर्ब की गई एनर्जी आप कैलोरी में निकाल लो, बस लैम्डा को एंगस्ट्रॉम में लेके। तो ये आ गई 57.2 किलो कैलोरी पर मोल। ये कैलोरी वाला फॉर्मूला लगा दिया, 1 मोल फोटोन द्वारा कैलोरी में जो एनर्जी होती है फोटोन की उसका फॉर्मूला। तो 1 मोल आयोडीन इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। 1000 एंगस्ट्रॉम की तरंग दैर्घ्य की आवृत्ति तरंग संख्या ऊर्जा की निकालनी है तो लैम्डा, पहले आप इसे मीटर में ले लें, फिर आप लिखें तरंग संख्या 1/लैम्डा कर दें, आवृत्ति निकालना C इंटू वी बार से। तो इस तरह से आवृत्ति एनर्जी निकालनी तो डायरेक्ट 1 फोटोन की 1.987 इंटू 10 की पावर 15 लैम्डा एंगस्ट्रॉम, तो ये कैलकुलेट हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि ये है कुल मिला के तरंग धारणा और क्वांटम सिद्धांत। तो क्वांटम सिद्धांत से ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सप्लेन किया जा सकता है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, बोर एटॉमिक थ्योरी, हीट कैपेसिटी, द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, इन सब का एक्सप्लेनेशन क्वांटम सिद्धांत से किया जा सकता है। तो सीधा सा स्पष्ट दिख रहा है कि प्रकाश के समस्त गुणों की व्याख्या केवल एक सिद्धांत से नहीं कर सकते, ना ही अकेला तरंग सिद्धांत से, ना अकेला क्वांटम सिद्धांत से। तो इसके बाद इसके लिए प्रकाश के दोनों सिद्धांतों को जोड़ दिया गया और ये बोला गया कि प्रकाश तरंग के साथ साथ कणिका गुण भी दर्शाता है, अर्थात प्रकाश में द्वैत प्रकृति, ड्यूअल नेचर होता है। और इस तरह से लैम्डा इक्वल टू h/mc एक संबंध है जहां m फोटोन का मास, c है प्रकाश का वेग, h है प्लैंक कांस्टेंट। इससे हम कण गुण और इसके तरंग गुण का स्पष्टीकरण कर सकते हैं, अर्थात प्रकाश का तरंग गुण के साथ साथ कणिका गुण भी इससे बताया जा सकता है। फिर एक होता है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। तो प्रकाश के जो विभिन्न तरंग क्षेत्रों को तरंग दैर्घ्य के बढ़ते क्रम या आवृत्ति के घटते क्रम में व्यवस्थित करें तो एक व्यवस्थित स्वरूप कहलाता है बच्चों क्या,
विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, जिसमें सबसे छोटी वेवलेंथ है कॉस्मिक रेज की, फिर है गामा रेज, फिर एक्स रे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। ठीक है, ये है पराबैंगनी, ये है दृश्य प्रकाश, ये है अवरक्त लाल, ठीक है, ये है सूक्ष्म तरंग, और ये है रेडियो तरंग। तो इस तरह से जितना भी प्रकाश है उसको इन क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। तो इसी व्यवस्थित स्वरूप को बोला गया है विद्युत चुंबकीय। बात क्लियर है यहाँ तक अच्छी तरह से? तो ये था हमारा आज का टॉपिक, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, विद्युत चुंबकीय विकिरण, उससे जुड़े दोनों सिद्धांत। तो जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं, सूत्र बताए हैं, उनको अच्छी तरह से याद कर लो और उन्हीं से क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव।